तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का। तो इसका जो 5th चैप्टर का नाम है वो है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उनमें कैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन मालदीव्स की। ठीक है, तो मालदीव्स में कैसे डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई उस पर बात करते हैं। आइए, तो मालदीव्स जो था एक सुल्तनत था 1968 तक। अब ये सल्तनत क्या होता है, इसको हम सुल्तनत या सल्तनत कहते हैं। मतलब एक ऐसा रीजन जहां पर किंग अपनी राज चलाता है, उसको हम सल्तनत कह सकते हैं या मोनार्की भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो 1968 तक ये सल्तनत में रहा था। जब उसके बाद क्या हुआ, इसे रिपब्लिक के साथ साथ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज कर दिया गया। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास मोस्ट ऑफ पावर्स होती हैं और प्रेसिडेंट बहुत सुप्रीम पावर वाला आदमी होता है। ठीक है, तो और रिपब्लिक और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गया था 1968 के बाद। जून 2005 में हुआ कि जो पार्लियामेंट थी मालदीव्स की, उसमें वोटिंग हुई इसके लिए मल्टी पार्टी सिस्टम को लेकर कि मल्टी पार्टी सिस्टम लाया जाए। उससे पहले क्या होता था कि उससे पहले मालदीव्स में बस एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती थी और वही जीत जाती थी। ठीक है, जिससे उसने अपने प्रेसिडेंट को चुन लेता था और प्रेसिडेंट जब तक वो चाहता था तब तक वो बने रहता था। ठीक है, लेकिन 2005 में क्या हुआ कि मल्टी पार्टी सिस्टम को लाया गया। लेकिन मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो डोमिनेट करती हुई आ रही है पॉलिटिकल अफेयर्स को। मतलब मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का बोलबाला है। जैसे कि हम इंडिया में देखें तो इंडिया में हमारा अभी तक हम पूरे देखें, हमें लगभग 77 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, तो उसमें कांग्रेस का हम डोमिनेंस ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनमें मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का हमने बोलबाला देखा। अब डेमोक्रेसी जो है वो मालदीव्स में तब स्ट्रेंथन हुई 2005 इलेक्शन के बाद। ठीक है, ये आफ्टर है 2005 इलेक्शन के बाद। अब ऐसे क्यों, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज जो थी वो लीगलाइज कर दी गई। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वोटिंग कब हुई, वोटिंग हुई 2005 में और 2005 में ही इलेक्शन हुए थे और उस टाइम बहुत सारी पार्टीज को लीगलाइज कर दिया गया था। मतलब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी चालू हो गई थी। इंडिया के जो रिलेशन थे मालदीव्स के साथ वो अच्छे भी रहे हैं और किसी किसी टाइम पर गर्म भी रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा तनातनी भी रही है दोनों के बीच में। हम नवंबर 1988 की बात करें तो इंडिया ने उस टाइम बहुत ज्यादा मालदीव्स को हेल्प करी थी। कब, क्योंकि उस टाइम क्या होता कि कुछ लोग जो थे तमिल के वो श्रीलंका से आए थे और उन्हें मालदीव्स पर अटैक कर दिया था। तो उसने क्या करा, मालदीव्स ने इंडियन एयरफोर्स से हेल्प मांगी। तो इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने क्या करा, बहुत जल्दी रिएक्ट करा मालदीव के रिक्वेस्ट को लेकर और उस इन्वेजन को स्टॉप करने में हेल्प करी। ठीक है, तो इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट भी करता है मालदीव के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, टूरिज्म और फिशरीज डेवलपमेंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिलिट्री और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की। मतलब एक कंट्री की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में देखें तो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद जनरल अयूब खान, ये आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जनरल अयूब खान क्या बन गए, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लिया कंट्री की। मतलब क्या हो गया कि जो आर्मी थी वो उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर बना लिया है, प्रेसिडेंट कह सकते हैं हम। ठीक है, और उन्होंने अपने आप को ही इलेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ, लेकिन उन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ गया जब उनके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग डिससेटिस्फाई होने लग गए। ठीक है, लोग कहने लग गए कि इनका जो राज है वो बहुत बुरा है। तो जनरल अयूब खान को अपना प्रेसिडेंट का जो पद था उसे छोड़ना पड़ा। उसके बाद एक नया मिलिट्री टेक ओवर हुआ। मतलब फिर एक इन जनरल अयूब खान को जनरल याहिया खान, ठीक है, ये भी आपको नाम याद करना है, जनरल याहिया खान ने सक्सीड करा। मतलब अभी ये प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन ये भी थे हमारे मिलिट्री के हेड। ठीक है, जो बाद में जाके प्रेसिडेंट बने। अब इनके रूल में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्राइसिस फेस करा। मतलब इन्हीं के टाइम में 1971 का वॉर हुआ पाकिस्तान का इंडिया के साथ और बांग्लादेश अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान जो अलग हो गया था और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था जिसे हमने बांग्लादेश कहा। ठीक है, अब उसके बाद हुआ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो
came to power in Pakistan from 1971 to 1977। 1977 में जब बांग्लादेश अलग हो गया तो हमने जो पढ़े थे जनरल याहिया खान, इनके खिलाफ क्या, उनके खिलाफ लोग बोलने लग गए कि इन पर अपनी एक टेरिटरी नहीं संभल रही है। फिर एक गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेसी वापस आई, डेमोक्रेसी वापस आने से मतलब है वोट डाले गए और चुना गया जुल्फिकार अली भुट्टो को, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो को चुना गया और ये 1971 से 1977 तक रही। लेकिन भुट्टो की गवर्नमेंट हटाई किसने थी, उनके जनरल ने हटा दी थी, जिया उल हक ने 1977 में, ठीक है। मतलब ये जो जनरल जिया उल हक हैं, इन्होंने भुट्टो के साथ क्या करा था, धोखा करा था और उसके बाद खुद वो बन गए थे पीएम। अब जनरल जिया जो हैं उन्हें भी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट 1982 से झेलना पड़ा। उन्हें 1982 से लोग उनके खिलाफ क्या करने लग गए, बगावत करने लग गए, उनके खिलाफ धरना देने लग गए। उसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट फिर आती है, किसके अंदर, बेनजीर भुट्टो के अंदर। अब आप देखें तो ये जो बेनजीर भुट्टो हैं ये जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी हैं, ठीक है। वो 1977 में उन्हें हटा दिया गया था जुल्फिकार अली भुट्टो को और 1982 में बेनजीर भुट्टो वापस पीएम बन चुकी थी। 1999 में आर्मी जनरल थे परवेज मुशर्रफ, जिनके बारे में आपने अभी भी बहुत सुना होगा क्योंकि इनके ऊपर अभी केस चल रहा है और पीएम पाकिस्तान के पीएम भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा गया कि इन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन करा था, ठीक है, पाकिस्तान में। अब इन्होंने क्या करा 1999 में जब आर्मी जनरल थे तो उन्होंने पीएम जो थे उस टाइम के नवाज शरीफ, उनको हटा दिया था, पीएम से हटा दिया और 2001 में इन्होंने अपने आप को ही प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। और 2008 से अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स अब पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, क्योंकि 2008 से देखें तो हम नवाज शरीफ सबसे पहले बने, ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ की जब तबीयत खराब हो गई फिर उनके भाई बने और अब हम देखें तो इमरान खान है, ठीक है। तो ये जो है इलेक्टेड लीडर्स ही बनते आए हैं अभी तक। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि पाकिस्तान एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, रेगुलर मिलिट्री रूल्स में आ रहा है। तो पहला है सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, clergy and land owning aristocracy has led to the frequent overthrow of elected government and the establishment of military government। मतलब मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड ओनिंग अरिस्टोक्रेसी जो है, मतलब जो मिलिट्री लोग हैं या क्लर्जी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा दबाव डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, और उससे जल्दी ही ओवरथ्रो कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं और मिलिट्री को ऊपर ला देते हैं और मिलिट्री के हेड को ही प्रेसिडेंट या पीएम बना दिया जाता है। पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ है कि प्रो मिलिट्री ग्रुप्स जो हैं वो पावरफुल बन गया है। प्रो मिलिट्री ग्रुप से मतलब है कि जो मिलिट्री ग्रुप्स है, ठीक है, जो हेल्प करती है वॉर करने में, वो ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं अपने आप को और वही क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देते हैं, तख्ता पलट कहते हैं इसको, ठीक है, कि तख्ता पलट कर देते हैं। अब लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रोल इन पाकिस्तान हैज फर्दर एनकरेज्ड मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। अब क्या है कि यूएन और जो भी हमारे इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो एनकरेज नहीं कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रूल को पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो मिलिट्री है वो रेगुलर ओवरथ्रो कर देती है गवर्नमेंट को। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, जो कि पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। अब हम ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना और बांग्लादेश से कैसे वो डेमोक्रेसी में आया, ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश पार्ट था पाकिस्तान का 1947 से 1971 तक, रेगुलर रहा और जो पीपल थे इस रीजन के, मतलब बांग्लादेश रीजन के, वो क्या कर रहे थे, वो वेस्टर्न पाकिस्तान के डोमिनेशन से परेशान आ गए थे, क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान में मोस्टली मुस्लिम्स थे जबकि ईस्टर्न पाकिस्तान में बंगालीज थे, ठीक है। वो थे रिलीजन में मुस्लिम्स लेकिन वो बंगाल की लैंग्वेज मतलब बंगाली बोला करते थे, ठीक है, और बंगाली लैंग्वेज जो थे वो उन्हें दबाते थे। मतलब क्या करते थे कि जो मुस्लिम लोग थे वेस्टर्न पाकिस्तान के, वो नहीं चाहते थे कि बंगाली लैंग्वेज ईस्टर्न पाकिस्तान में आए, ठीक है, इसीलिए वो वहां पर उर्दू इम्पोज कर रहे थे। हम आगे पढ़ेंगे। पार्टीशन के बाद क्या हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट बंद करना चालू कर दिया,
जो बंगाली कल्चर के खिलाफ और लैंग्वेज के खिलाफ। मतलब ये जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे वो ईस्टर्न पाकिस्तान में आते थे और वहाँ पे जितने भी बंगाली कल्चर और लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनको दबाया करते थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे वो फेयर रिप्रेजेंटेशन मांगने लग गए एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और फेयर शेयर मांगने लग गए पॉलिटिकल पावर में भी, कि हमको तो पावर चाहिए भाई और इक्वल चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक लीडर निकल के आते हैं शेख मुजीब उर रहमान, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ये पॉपुलर स्ट्रगल लेड करते हैं वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन के खिलाफ, ठीक है। मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेट करता आ रहा था ईस्टर्न पाकिस्तान में, उनके खिलाफ ये खड़े होते हैं और ये ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं वेस्टर्न रीजन से। ऑटोनॉमी का मतलब है ये पावर डिमांड करता है, इंडिपेंडेंस डिमांड करते हैं वेस्टर्न पाकिस्तान से। ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, 1970 के इलेक्शन जब होता है पाकिस्तान में, तो जो अवामी लीग होती है, ठीक है, अवामी लीग एक पार्टी का नाम है जिसे लेड कर रहे हैं हमारे शेख मुजीब उर रहमान, ठीक है। और वो क्या करती है, वो ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीट जीत जाती है और मेजोरिटी सिक्योर कर लेती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन गवर्नमेंट जो होती है, और गवर्नमेंट किसकी होती है उस टाइम, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, गवर्नमेंट थी हमारी याहिया खान की, ठीक है। तो वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप जो होती है वो उन्हें मना कर देती है कि आप असेंबली में नहीं आ सकते क्योंकि आप एक बंगाली हैं, और शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो होती है वो उस टाइम क्या करती है, बहुत सारे पीपल को सप्रेस करती है। बंगाली पीपल जितने भी थे ईस्ट पाकिस्तान में उन सबको दबाती है, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया में माइग्रेट होके आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत बड़ा रिफ्यूजी प्रॉब्लम इंडिया में आ जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि हम अगर जियोग्राफी में जाएं तो उसमें हमने 4 फेजेस पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें जो 1951 से 1981 का फेज था उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। उसमें बताया गया था कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो वो रिफ्यूजी प्रॉब्लम बांग्लादेश से आई थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो सपोर्ट कर रही थी डिमांड ऑफ पीपल के। कौन से पीपल के, ईस्ट पाकिस्तान के पीपल के डिमांड को सपोर्ट कर रही थी कि पाकिस्तान उसे इंडिपेंडेंस दे, और उसे हेल्प कर रही थी फाइनेंशियली और मिलिट्रीली। मतलब मिलिट्री अफेयर से भी हेल्प कर रही थी और पैसे भी दे रही थी। इससे क्या हुआ, एक वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में, और पाकिस्तान उस वॉर में हार गया और उसकी वजह से बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। 1975 में शेख मुजीब उर रहमान जो थे उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा और पार्लियामेंट्री से वो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल गए। अब इससे क्या हुआ, इससे उन्हें पावर मिल गई कि अब वो जो कह सकते थे, जो बना सकते थे, जो उनकी मर्जी थी वो कर सकते थे उस कंट्री के साथ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जितनी भी पार्टीज थी सिर्फ अपनी पार्टी को छोड़कर, मतलब आवामी लीग को छोड़कर सबको एबोलिश कर दिया, मतलब सिर्फ सिंगल पार्टी डोमिनेशन चलाया। और इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन आ गए, कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बढ़ गए, जिससे शेख को असैसिनेट कर दिया गया, ठीक है, एक मिलिट्री अपराइजिंग में, जो कि अगस्त 1975 में हुआ था, ठीक है। मतलब शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया। अब एक नई मिलिट्री रूलर आए जियाउर रहमान, इन्होंने भी भाई अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और ये भी इलेक्शन जीते 1979 में, लेकिन इनको भी असैसिनेट कर दिया गया। फिर दूसरे मिलिट्री लोग अब तख्ता पलट करते हैं, ठीक है, और वहां पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। अब ये जो थे ये थोड़े से पॉपुलर भी हुए नेता, और जो बांग्लादेश के पीपल थे वो जल्दी ही इनके सपोर्ट में, मतलब इनके सपोर्ट के साथ साथ वो कहने लग गए कि भाई अब हमको डेमोक्रेसी चाहिए। अब कितने दिनों तक आप ये, एक जनरल गया तो दूसरा जनरल आ गया, फिर तीसरा जनरल आ गया, अब वो चाह रहे थे कि हम खुद अपने नेताओं को चुने। तो इरशाद को क्या किया गया, इरशाद को फोर्स किया गया कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी चालू करिए। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसने अपने आप को ही प्रेसिडेंट बना लिया 5 साल के लिए। जो मास पब्लिक प्रोटेस्ट था उसकी वजह से 1990 में इरशाद को वापस आना पड़ा, मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट से उन्हें हटना पड़ा। और इलेक्शंस हुए फिर 1991 में, जिसके बाद से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी इलेक्शन के साथ बांग्लादेश में काम करती हुई आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की बात करें तो नेपाल एक हिंदू किंगडम था, ठीक है, जो कि
मतलब पास्ट में हिंदू किंगडम था। हम कहते हैं ना कि सीता जो थी वो काठमांडू से थी, जो जानकी पुरी शायद वर्ड यूज किया जाता है उनके जन्म स्थान के लिए, तो वो नेपाल में था, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, जो कि मॉडर्न पीरियड में भी चलती आ रही है बहुत सालों से। लेकिन किंग ने क्या करा था उस टाइम, किंग ने अपनी आर्मी के साथ फुल कंट्रोल रख लिया था गवर्नमेंट पर, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि डेमोक्रेसी नहीं फैलनी चाहिए पूरे नेपाल में। लेकिन कॉमन पीपल जो नेपाल के थे वो चाह रहे थे कि ओपन गवर्नमेंट हमको मिले, मतलब जो भी हम पूछें हमको उसका जवाब दिया जाए, पूरे हमको राइट्स दिए जाए। लेकिन राजा ऐसा नहीं चाहता था। किंग ने क्या करा, किंग ने एक्सेप्ट कर लिया डिमांड नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जो 1990 में बना, ठीक है। लेकिन 90s में क्या हुआ कि जो माओसिस्ट थे नेपाल में वो सक्सेसफुल हो गए अपने इन्फ्लुएंस को बहुत पार्ट्स ऑफ नेपाल में फैलाने के लिए। अब ये माओसिस्ट कौन होते हैं, माओसिस्ट वो मतलब पीपल्स होते हैं जो कम्युनिज्म पर जोर देते हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट पर जोर देते हैं। अब ये आपका होमवर्क है कि आप कमेंट डाउन करके बताएंगे कि कम्युनिज्म होता क्या है, ठीक है। दे बिलीव्ड इन आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्क एंड रूलिंग एलाइट। वो मानते थे कि हम आर्म का यूज करेंगे, मतलब हम अपने बंदूकों का यूज करेंगे मोनार्क के खिलाफ और जो रूल कर रहे हैं हमारे ऊपर उनके खिलाफ। इसकी वजह से क्या हुआ, एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई माओसिस्ट गुरिल्लास के बीच में और आर्म्ड फोर्सेस ऑफ किंग के बीच में। ये गुरिल्लास उन लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है जो माउंटेन्स पर रहते हैं, ठीक है। तो माओसिस्ट के बीच में और आर्म्ड फोर्सेस जो थे किंग के, उनके बीच में लड़ाई चालू हो गई। 2002 में किंग ने क्या करा, एबोलिश कर दिया पार्लियामेंट को और डिसमिस कर दिया गवर्नमेंट को, जो उन्होंने 1990 में अपना नए कॉन्स्टिट्यूशन लाए थे और उनके अनुसार उन्होंने पार्लियामेंट बनवाया था, उसे 2002 में वापस क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। अब अप्रैल 2006 में बहुत ज्यादा प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होने लग गए, ठीक है, जो पूरे कंट्रीज में फैलने लग गए, ठीक है, पूरे नेपाल में फैलने लग गया। अब इस प्रो डेमोक्रेसी की वजह से क्या हुआ, पहली विक्ट्री मिली जब किंग ने को जोर दिया गया क्या करने के लिए, उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को रिस्टोर कर देने के लिए, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, ये वही है पार्लियामेंट, ठीक है, जिसे 2002 में एबोलिश कर दिया गया था और 2006 में वापस ला दिया गया था, ठीक है। अब नॉन वायलेंट मूवमेंट जो था वो 7 पार्टी अलायंस के द्वारा लेड किया जा रहा था, मतलब ये नॉन वायलेंस पर जोर दे रहे थे। अब नेपाल का जो ट्रांजिशन है डेमोक्रेसी में वो लगभग कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ही चुका था, क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए जो नेपाल के लिए हो। कुछ सेक्शंस जो थे नेपाल के वो सोच रहे थे थोड़ी सी मोनार्की होनी चाहिए नेपाल में, लेकिन माओसिस्ट ग्रुप जो थे वो एग्री थे सस्पेंड करने के लिए आर्म्ड स्ट्रगल को, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ऐसा होना ही नहीं चाहिए, चाहे हमें आर्म यूज करने पड़ जाए उसके लिए, ठीक है। वो चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हो वो रेडिकल प्रोग्राम को इंक्लूड करे सोशल और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर के लिए, मतलब वो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर भी ध्यान दे और सोशल पॉलिसीज पर भी ध्यान दे कि ऐसे जो किंग्स हैं वो वापस ना आ पाए, ठीक है। सारी जो पार्टीज थी एसपीए में वो एग्री नहीं हो पाई थी इस प्रोग्राम से, क्योंकि कुछ लोग क्या सोच रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे कि थोड़ी सी मोनार्की होनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन 2008 में नेपाल जो था वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, ठीक है, किसको एबोलिश करने के बाद, मोनार्की को एबोलिश करने के बाद, मतलब मोनार्की जो एबोलिश हुई नेपाल में वो 2008 में हुई और 2015 में इसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा। अब हमारे लास्ट है श्रीलंका में कैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और डेमोक्रेसी आई। तो श्रीलंका ने गेन करा इंडिपेंडेंस 1948 में, इसने एक सीरियस चैलेंज फेस करा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के साथ, मतलब जो लोग वहां पर रहते थे उनके खिलाफ, ठीक है, टू द डिमांड फॉर सक्सेशन बाय वन ऑफ द रीजन्स। एक रीजन ऐसा था श्रीलंका में जो कह रहा था कि हम श्रीलंका से अलग पार्ट हैं, वो कौन सा था, अब हम आगे पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि पॉलिटिक्स जो थी श्रीलंका में वो डोमिनेट की जा रही थी सिन्हला कम्युनिटी के द्वारा। सिन्हला एक लोग हैं जो श्रीलंका में नेटिव लोग थे, ठीक है, हमेशा से ही रहते थे, वो हॉस्टाइल थे, वो डर रहे थे लार्ज नंबर ऑफ तमिल से, मतलब श्रीलंका में लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स भी देखे जाते हैं और ये तमिल्स कोई और नहीं हमारे भारत के तमिल होते हैं जो कॉलोनियल टाइम में श्रीलंका में जाकर बस गए थे, ठीक है। अब वो क्या कह रहे थे ये सिन्हला लोग, कि सिन्हला लोग कह रहे थे बेसिकली कि जो तमिल्स हैं ये
आउटसाइडर्स हैं, तो हम इनके लिए रूल्स नहीं बनाएंगे और हम इनको दबा के रखेंगे और इनके लिए कोई अलग रूल्स या हमारे इक्वल रूल्स नहीं होंगे, ठीक है। जो सिन्हला नेशनलिस्ट थे वो सोच रहे थे कि श्रीलंका जो है वो थोड़ी सी भी छूट नहीं देगा तमिल्स को, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिन्हला पीपल से बिलोंग करता है। अब जो तमिल के कंसर्न थे, तमिल क्या सोच रहे थे कि हमको इक्वल राइट्स देने चाहिए, उसे नेग्लेक्ट होना पड़ा, मतलब उनके राइट्स को एकदम नकार दिया गया। उसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको नाम दिया गया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, 1983 में ऐसा बनाया गया, जो फाइट कर रही थी श्रीलंका की आर्मी के साथ और डिमांड कर रही थी तमिल इलाम, मतलब एक सेपरेट कंट्री चाहिए श्रीलंका से हमको तमिल्स के लिए, ठीक है। अब एलटीटीई जो थी उसने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कंट्रोल कर लिया था श्रीलंका के, मतलब ये नहीं, यही नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो अलग होना चाहता था श्रीलंका से, ठीक है। तो श्रीलंकन प्रॉब्लम जो थी वो इन्वॉल्व कर रही थी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को, मतलब श्रीलंका का जो ये प्रॉब्लम था एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, उसमें इंडिया के ओरिजिन के लोग आ रहे थे, मतलब तमिल्स आ रहे थे, तो इंडिया के जो पीपल्स थे तमिल्स, उन पर भी प्रेशर डाला जा रहा था तमिल पीपल के द्वारा कि आप इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट से कह रहे थे लोग कि आप तमिल्स के इंटरेस्ट को बचाइए, तमिल के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए जो वहां पर श्रीलंका में है, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप बुरी गवर्नमेंट में ऐसा। तो 1987 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई श्रीलंकन तमिल क्वेश्चंस में, मतलब श्रीलंका में गई और उससे वहां के जो तमिल्स थे उनसे बात करी। इंडिया ने फिर एक अकॉर्ड साइन कर लिया श्रीलंका के साथ, जिसके मोटिव से क्या हुआ कि इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे, ठीक है, ट्रूप्स भेजे श्रीलंका में और उनसे कहा कि ये जो ट्रूप्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब रिलेशंस को रोकने के लिए और रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए, ठीक है, इंडियन मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट में और तमिल्स में। तो इंडियन आर्मी जो थी वो फाइट करने लग गई थी एलटीटीई के साथ। अब ये एलटीटीई क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था, तमिल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। अब इस प्रेजेंस की वजह से, इस प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वाज नॉट लाइक बाय श्रीलंकन्स, लेकिन श्रीलंकन्स को अच्छा नहीं लगा कि श्रीलंका में इंडियन ट्रूप्स क्या कर रही है, ठीक है। उन्होंने सोचा कि ये एक अटेम्प्ट है इंडिया के द्वारा उसके इंटरनल अफेयर्स में घुसने के लिए, ठीक है, इंटरफेयर करने के लिए, यहाँ पर इंटरनल आएगा, ठीक है, ये इंटरनेशनल नहीं इंटरनल अफेयर्स में है। तो 1989 में क्या हुआ, इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स थी वो श्रीलंका से हटा दी गई और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो था वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि एलटीटीई जो थी वो खत्म हो गई थी 2009 में, मतलब एलटीटीई जो था, मतलब वो जो ग्रुप था वो खत्म हो गया था 2009 में। इन सब कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी श्रीलंका सबसे पहली डेवलपिंग कंट्री है जो सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाई है अपने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम पढ़ चुके हैं, पहली कंट्री है जो रीजन हमारे पूरे साउथ एशिया रीजन में जो अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर पाई है, ठीक है, मतलब अपने द्वार खोल पाई है कि उसमें कोई भी कंपनीज आकर ट्रेड या कोई अपना कंपनी कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है। और इसका हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी है बहुत सालों से, और इसने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम भी बनाया है। तो ये हमने पढ़ लिया कि साउथ एशिया जो था उसके हमने रीजन्स पढ़ लिए जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।